जादुई पैसों का घर। सुरेश अपने बड़े भाई हरीश के साथ अपने बूढ़े पिता बलराम के साथ एक बड़े से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा था। सुरेश की पत्नी रिया थी और हरीश की पत्नी कमला। सुरेश हरीश का छोटा भाई था। वो बड़ा ही भोला और हरीश बड़ा ही चालाक और लालची किस्म का व्यक्ति था। बढ़ती उम्र के चलते बलराम की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। एक दिन अचानक बलराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उस समय बलराम की दोनों बहुएं और दोनों बेटे उसके पास ही खड़े थे। पिताजी, अब तो आप अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो। आपकी जिंदगी का वैसे कोई भरोसा नहीं रहा। अगर आपको कुछ हो गया तो हमें क्या मिलेगा? भाई, यहाँ पिताजी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और आपको जायदाद की पड़ी है। तो क्या चाहते हैं आप देवर जी कि हम जिंदगी भर ससुर जी के मोहताज बने रहे? अरे करोड़ों की जायदाद आखिर किस काम की? ये जायदाद ससुर जी अपने साथ तो नहीं ले जा सकते ना। अब अगर ये हमारे नाम हो जाएगी तो फिर चिंता की बात ही नहीं। भाई, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। बस करो तुम सब, जाओ पहले डॉक्टर को ले आओ। पिताजी, मैं ले आता हूँ डॉक्टर को। चलो रिया, हम डॉक्टर को लेके आते हैं। सुरेश और रिया दोनों गांव में डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। इधर हरीश और कमला बलराम के पास खड़े थे। तभी कमला बलराम से कहती है, सुनिए ससुर जी, सीधे तरीके से अपनी सारी जायदाद हम दोनों के नाम कर दीजिए, वरना कल मरने वाले आप आज मेरे हाथों मारे जाएंगे। हरीश, जाओ जायदाद के पेपर ले आओ। मैं भी देखती हूँ ये ससुर जी उस पर अंगूठे के निशान कैसे नहीं देते हैं। हरीश अपने कमरे में जाता है और जायदाद के पेपर ले आता है जो हरीश ने पहले ही अपने नाम के कर रखे थे। अब कमला जैसे ही बलराम के अंगूठे के निशान उन पेपर पर लेने लगती है, तभी बलराम अपना हाथ खींचने लगता है। ससुर जी, सीधे सीधे अंगूठे के निशान दे दो इस पेपर पर, वरना ये हाथ ही काट कर फेंक दूंगी। नहीं नहीं। तभी हरीश और कमला जबरदस्ती बलराम के अंगूठे के निशान उसकी जायदाद के पेपर पर ले लेते हैं, जिसके बाद बलराम की करोड़ों की जायदाद हरीश के नाम हो जाती है। तभी रिया और सुरेश डॉक्टर को घर ले आते हैं। उस समय बलराम जोर जोर से हाँफने लगता है। हरीश, चलो ये जायदाद के पेपर जल्दी से कमरे में रख कर आती हैं। कमला और हरीश दोनों चुपके से कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर बलराम सुरेश का हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ पिताजी? मैं यही हूँ आपके पास। सुरेश, अपना कान मेरे करीब लाओ। सुरेश अपना कान बलराम के मुंह के करीब ले आता है। सुरेश, मेरी जेब में एक पेपर है जो सवर्ण गांव में मेरे घर के पेपर है, जो मैंने तुम्हारे नाम किए हैं। बेटा, उस पेपर को अपने पास ले लो। और हाँ, इस बात की खबर अपने बड़े भाई हरीश को मत होने देना। तुम और रिया बहू गांव के उस घर में चले जाना। इतना कहा ही था कि तभी बलराम की मौत हो जाती है। ये देखकर सुरेश और रिया बहुत रोने लगते हैं। तभी सुरेश बलराम की जेब से वो पेपर निकाल कर अपने पास छुपा कर रख देता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। एक शाम सुरेश हरीश से कहता है, भाई, अब तो पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। अब हम दोनों भाइयों को मिलकर पिताजी की संपत्ति की देखरेख करनी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों मिलकर पिताजी की जमीन पर खेती करें और साथ मिलकर काम करें। ये सुनकर हरीश और कमला जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख सुरेश और रिया हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ? आप दोनों हंस क्यों रहे हो? तो किस जमीन की बात कर रहा है सुरेश? पिताजी ने आखिरी समय में अपनी सारी जायदाद अकेले मेरे नाम कर दी थी। ये देख, पिताजी के जायदाद के पेपर्स, जिस पर पिताजी के अंगूठे के निशान भी है, जो पिताजी ने खुद मेरे नाम की है। अब ये करोड़ों की संपत्ति का मालिक केवल अकेला मैं ही हूँ। ये बात सुनकर सुरेश और रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या बोल रहे हो आप भाई? पिताजी ने सारी जायदाद आपके नाम कर दी? ये कैसे कर सकते हैं पिताजी? पिताजी ने मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। नहीं, एक धेला भी नहीं, सब कुछ हमारे नाम किया है। ओह,
समझ गया। पिताजी को आप पर भरोसा था ना कि आप उनकी जायदाद का और अपने छोटे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसीलिए उन्होंने ये सब आपके नाम किया है। चलो कोई नहीं, भाई जो आपका है वो मेरा है, उसमें क्या। गलत फहमी है तेरी सुरेश कि मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अरे ये सब अब मेरा है। अपनी पत्नी को ले और निकल मेरे घर से। कमला और हरीश सुरेश और रिया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर सुरेश और रिया बहुत रोने लगते हैं। जेठानी जी, क्या कर रहे हैं आप दोनों हमारे साथ? हम भी तो इस परिवार का हिस्सा है ना। भले ही आप सारी जायदाद रख लो, पर हमें इस तरह घर से तो मत निकालिए ना। अरे हम दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ना हमारे पास कोई घर है ना काम। रास्ते पे जाकर भीख मांगो, पर यहाँ मत रहो, निकलो यहाँ से। कमला और हरीश दोनों दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। इधर सुरेश और रिया रोते रोते गांव में घूमने लगते हैं। तभी घूमते घूमते दोनों बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाते हैं। सुरेश के पास ना पैसा था, ना उसके पास अब घर था। वो एकदम से बर्बाद हो गया था। आपके भाई ने ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ। देखना, उनका कभी भला नहीं होगा। मेरे भोले भाले पति के साथ इतना बड़ा खेल खेला उन्होंने। तभी सुरेश अपनी जेब से वही पेपर निकालता है जो बलराम की जेब से उसने निकाला था। वो पेपर एक छोटे से घर के थे जो सुरेश के नाम थे। उन पेपर के पीछे एक चिट्ठी भी थी जिस पर कुछ लिखा था। ये किस चीज के पेपर है? रिया, मरने से पहले पिताजी ने मुझे ये पेपर्स दिए थे और कहा था कि गांव में मेरा एक छोटा सा घर है जो वो मेरे नाम कर रहे हैं। ये पेपर्स उसी घर के हैं जो पिताजी ने मेरे नाम किए हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पिताजी ने मुझसे ये क्यों कहा था कि इस पेपर और घर के बारे में अपने बड़े भाई को मत बताना। अब ये तो आपके पिताजी ही जाने। ये चिट्ठी पर क्या लिखा है? सुरेश वो चिट्ठी पढ़ता है जिसमें बलराम ने लिखा था, सुरेश बेटा, ये घर के पेपर है जो गांव में मेरा छोटा सा घर है। आज मैं वो तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बड़े भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बड़ा ही लालची और चालाक है और तू बड़ा ही भोला भाला है बेटा सुरेश। मेरे मरने के बाद हरीश तुझे मेरी जायदाद से एक पैसा भी नहीं देगा और तुझे घर से बेदखल कर देगा। सुरेश, मेरे करोड़पति बनने का राज गांव के उस घर में दफन है। अरे, इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसका अगला पेज कहाँ है? ससुर जी ने ये किस घर के बारे में जिक्र किया है? रिया, पिताजी का सबसे पुराना घर जो गांव में है, पहले पिताजी वहीं रहते थे। चलो हम वहीं गांव में चलते हैं और पिताजी के उस पुराने घर में ही रहते हैं। दोनों मिलकर सवड़ गांव चले जाते हैं और बलराम के उस छोटे से पुराने घर में रहने लगते हैं। वो घर बहुत ही छोटा और टूटा फूटा था। ये घर तो बहुत ही पुराना है। अब जो भी है यही है रिया। कम से कम हमें सर छुपाने की जगह तो मिली। चलो अब जल्दी से घर की सफाई कर लेते हैं, रात होने वाली है। सुरेश और रिया फटाफट उस घर की सफाई करने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। अब खाना ना होने के कारण दोनों भूखे ही रहते हैं। दोनों उस घर में लेटे हुए थे। रात के करीब 12 बजने को आ रहे थे। रिया, पिताजी इस घर के बारे में क्या जिक्र कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या है इस घर में कि इस घर से पिताजी इतने करोड़पति बने थे? तभी 12 बज चुके थे। 12 बजते ही अचानक उस घर में तेज रोशनी चमकने लगती है और वो पूरा घर अंदर से पैसों का बन जाता है। उसकी दीवारें पैसों की हो जाती हैं और इस घर में कई सारा सोना, कई सारा खरबों रुपया आ जाता है। ये चमत्कार देखकर सुरेश और रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुरेश, ये क्या हो रहा है? इतना सारा पैसा? रिया, ये घर तो पूरा पैसे का बना है। इतना सारा पैसा! दोनों वो चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं।
तभी उस घर से आवाज आती है। सुरेश, बलराम के बेटे, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। ये घर एक जादुई घर है। मैं रोज रात के 12 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पैसों का घर बन जाता हूँ। ये जितना पैसा सोना तुम्हारे सामने पड़ा है, इनमें से जितने पैसे और सोने को तुम अपने हाथ से छू लोगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा, और जिसे नहीं छुओगे वो 1 बजे के बाद गायब हो जाएगा। मैं रोज रात के 12 बजे अपने इस जादुई घर में कई सारा पैसा और कई सारा सोना लाता हूँ। ये बात सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्या? जादुई पैसों का घर? इसका मतलब पिताजी इस जादुई पैसों के घर का जिक्र कर रहे थे। रिया देखो, हम तो खरबपति बन गए। देखो कितना सोना, कितना पैसा है यहाँ। सुरेश, अब तो हमारा जीवन ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा ही पैसा आ गया। रिया और सुरेश वो पैसे और सोने को छूते जाते हैं, जिसके बाद वो उनका होने लगता है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब रोज रात को रिया और सुरेश उस जादुई पैसों के घर से पैसे लेने लगे और अपने आप को करोड़पति बनाने लगते हैं। इधर एक रात कमला के हाथ बलराम की लिखी उस चिट्ठी का एक पेज लग जाता है, जिसमें बलराम ने लिखा था कि उस जगह जाने के बाद तुम इतने करोड़पति बन जाओगे कि तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये पढ़कर कमला के होश उड़ जाते हैं और वो हरीश को ये बताती है। पिताजी ने किस जगह का जिक्र किया है जहां जाने से हम करोड़पति बन सकते हैं? ये क्या हो सकता है? वो पेज 3 नंबर का पेज था, जिस पर 2 ही बातें लिखी थी। 2 नंबर का पेज तो बलराम के उसी गांव के घर के अंदर एक दीवार में कैद था। अब बेचारे हरीश और कमला दोनों इस बात का पता लगाते रहे कि आखिर वो जगह कौन सी है जहां जाने के बाद वो करोड़पति बन सकते हैं। वो दोनों भटकते रहे और इधर सुरेश और रिया करोड़पति बन गए।